25 जून 1975। आधी रात को भारत देश के डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ गई और इस देश पर डिक्टेटरशिप के काले बादल छाने लगे। 26 जून 1975 से 23 मार्च 1977 तक 21 महीनों में देश में क्या क्या घटा, उस बात का इल्म तक ज्यादातर जनता को नहीं है। बात की शुरुआत होती है सन 1971 से, जब इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली से लोकसभा सीट से लड़ी और 1300 वोट से जीती। हारने वाले उम्मीदवार संयुक्त पक्ष के राजनारायण स्वतंत्र सेना में रह चुके थे। हार के बाद उन्होंने इंदिरा सरकार पर केस कर दिया। कारण था चुनाव के दौरान 2 बार किया गया आचार संहिता का भंग। राजनारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इन 2 बिहाफ पर केस किया था। एक, नए दिल्ली के प्रधानमंत्री सजीव यशपाल कपूर ने रायबरेली में इंदिरा गांधी के चुनाव का संपूर्ण संचरण किया था, जो कि कायदे के अनुसार कोई सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकता। और दूसरा, रायबरेली में जिस मंच का निर्माण किया गया था उसकी फंडिंग उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने की थी, जो कि आचार संहिता के खिलाफ था। राजनारायण के केस एडवोकेट शांति भूषण लड़ रहे थे। जी हाँ, ये वही शांति भूषण है जिनके बेटे प्रशांत भूषण आज के आम आदमी पार्टी के सदस्य है, जबकि इंदिरा गांधी के वकील थे वीआईपी खरे। केस की कार्यवाही के दौरान जस्टिस सिन्हा ने मार्च 1975 में खुद प्रधानमंत्री को कोर्ट में हाजिर होने का समन्स भेजा। यह अपने आप में एक बड़ा ऑर्डर था। मामले की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस सिन्हा, जिनको काफी स्ट्रिक्ट जस्टिस माना जाता था। सवाल था, क्या वो प्रधानमंत्री के खिलाफ फैसला देंगे? इससे पहले कभी खुद भारत के प्रधानमंत्री की कोर्ट में पेशी नहीं हुई थी। खैर, 18 मार्च 1975 के दिन श्रीमती इंदिरा गांधी कोर्ट में हाजिर हुई। प्रधानमंत्री का मान रखते हुए उनकी बैठने की व्यवस्था न्यायमूर्ति के बाजू में ही की गई थी, लेकिन उनकी कुर्सी जस्टिस सिन्हा के थोड़ी नीचे रखी गई थी। इस घटना से ये साबित हो गया था कि जस्टिस सिन्हा किसी भी पक्षपात के बिना अपना फैसला सुनाने वाले थे। इसके बाद उनके अनुसार उनको खरीदने के कई प्रयत्न किए गए, लेकिन सभी निष्फल साबित हुए। कुछ दिन तक कार्यवाही चलती रही और समाचार मिले कि जस्टिस सिन्हा ने मिसेस गांधी को अनसीटेड कर दिया है। साथ ही साथ अगले 6 महीने तक कोई इलेक्शन में लड़ने का परमिशन भी नहीं था। ऑर्डर के पेपर्स इंदिरा गांधी तक पहुंच गए। उनके चेहरे पर गंभीरी आ गई। तभी इंदिरा गांधी ने सोचा, मुझे लगता है मैं इस्तीफा दे ही देती हूँ। नहीं, इसके बारे में सोचते हैं हम। आप ऐसे जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए। अभी ये खबर आ रही है कि इस ऑर्डर पर 20 दिन का स्टे लगा है। हम इस बीच इस केस का सुप्रीम कोर्ट में दाखिला कर देंगे। एक काम और कर सकते हैं कि जब तक ये अपील का मामला निपट नहीं जाता, तब तक आप कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी संभाल लीजिए। मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल लेता हूँ, और जैसे ही ये मामला सुलझ जाता है, आप फिर से कुर्सी संभाल लीजिएगा। ये बातें चल ही रही थी कि संजय गांधी भी अपनी मारुति कंपनी से प्रधानमंत्री निवास पहुंच गए। आइए जरा बात करनी है 2 मिनट। मैं अभी आती हूँ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? इस्तीफा दे रही हैं आप हरगिज ऐसा नहीं करेंगी। पीके बरुआ जैसे लोगों को जानती नहीं है आप। एक बार कुर्सी पकड़ेगा ना, जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा और अंदर से सभी नेताओं को बदल देगा। आपके इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता। इंदिरा गांधी ने वही किया जो संजय गांधी ने कहा। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। मामला हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया। वहां जस्टिस वीके अय्यर ने सुनवाई की और अपना फैसला सुनाया। तो क्या इमरजेंसी का ट्रिगर पॉइंट जस्टिस अय्यर का फैसला था? 25 जून को रामलीला मैदान में रैली होनी थी। पूरा विपक्ष वहां पर इकट्ठा था।
जेपी नारायण इस रैली का नेतृत्व कर रहे थे। जेपी नारायण का भाषण सुनने वाले वहां पर करीब 5000 लोग की भीड़ जमा थी। हर तरफ चेहरे ही चेहरे थे और भीड़ ही भीड़ थी। जेपी ने कहा, इसीलिए मैं एक बार फिर कहूंगा, सिंहासन खाली करो। और इसी रैली में जेपी ने लोगों और पुलिस से कहा था कि अगर सरकार का कोई फैसला गलत लगे तो वो उसे ना माने। जेपी के इस बयान को सरकार ने सेना को देश के खिलाफ भड़काने के बराबर माना। तब उनके बेटे राजीव गांधी भी उनके साथ थे। छोटे बेटे संजय गांधी गुड़गांव में मारुति लिमिटेड कार कंपनी को हैंडल कर रहे थे। वहां से घर आते हुए संजय ने देखा तो लोगों की भीड़ जमा हुई थी। पायलट राजीव को तब पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी। संजय गांधी बहुत फायर हैंडेड व्यक्ति थे और अपनी मां को सभी ऑपोजिशन से बचाते थे। जब इंदिरा गांधी के पास त्यागपत्र देने के अलावा कोई चारा नहीं था, तब संजय गांधी को लगा कि त्यागपत्र देने का कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी को ऑपोजिशन से ज्यादा खतरा कांग्रेस के ही कुछ लालची लोगों से है जो प्रधानमंत्री के सीट पर बैठना चाहते थे। जेपी नारायण ने कहा कि अगर इंदिरा गांधी कोर्ट के फैसले के बाद भी इस्तीफा नहीं देती है तो प्रधानमंत्री निवास पर घेराव होगा। जेपी नारायण की रैली में पल पल क्या हो रहा था, इसके पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री को हो रही थी। इंदिरा गांधी उस दिन ऑफिस नहीं गई थी। शाम के 7 बजे थे। श्रीमती गांधी के दोस्त सिद्धार्थ रे प्रधानमंत्री निवास पहुंचे। 21 जून की शाम को उस बड़े फैसले को अमल करने का टाइम आ गया था। दूसरा पावर सेंटर संजय गांधी का था। 25 जून की रात उनके साथ थे गृह राज्य मंत्री ओम मेहता, हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसीलाल। ये लोग विपक्ष का मुंह बंद करने में जारी थे। संजय गांधी गिरफ्तार होने वाले नेताओं की सूची तैयार कर रहे थे। देखा जाए तो इमरजेंसी लगाने से पहले प्रेसिडेंट की मंजूरी की जरूरत थी। राष्ट्रपति से जेपी नारायण के आंदोलन के बारे में बहुत चर्चा की और उसके खतरे भी बताए। इसके बाद राष्ट्रपति ने सिद्धार्थ शंकर रे से संविधान के प्रावधान के बारे में पूछा। वकालत कर चुके राष्ट्रपति अहमद भी उनसे सहमत हो गए और तय हुआ कि आपातकाल घोषित करने के आदेश का ड्राफ्ट और इंदिरा गांधी का लिखित पत्र राष्ट्रपति को भिजवा दिया जाए। इंदिरा गांधी के सचिव आर.के. धवन एक बार फिर राष्ट्रपति भवन पहुंचे। उनके हाथ में चिट्ठी थी, राष्ट्रपति की चिट्ठी। राष्ट्रपति जी ने जिन कागज पर दस्तखत किए थे उन पर ये लिखा था, In exercise of the powers confirmed by clause confirmed by the Article 352 of the Constitution, I, Fakhruddin Ali Ahmed, President of India, declared that emergency exists where the security of India is threatened by internal disturbances. जैसे ही राष्ट्रपति जी ने आदेश किया, पूरा देश इंदिरा गांधी के हाथों में आ गया और वो हुआ जिसका डर था। सब तरफ गिरफ्तारियां शुरू हुई। अब देश को इंदिरा गांधी के इस राजनीतिक आपत्ति से कोई नहीं बचा सकता था। उन्हें सिर्फ धारा 352 इमरजेंसी ही बचा सकती थी। इमरजेंसी आखिर क्या है? भारत को अगर बगावतखोरों से संकट हो तो इस हालात में देश के राष्ट्रपति इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। इमरजेंसी के दौरान केंद्र सरकार राज्य सरकार को शासन चलाने का फरमान दे सकती है। धारा 19 के अनुसार भारतीय नागरिक को दिए हुए मूलभूत अधिकार इमरजेंसी के दौरान प्रतिबंधित रहते हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश में प्रवास करने की स्वतंत्रता, रोजगार और समाचार की स्वतंत्रता जैसे कई अधिकार नागरिकों के लिए खत्म हो जाते हैं। उस रात इंदिरा गांधी और संजय गांधी की बातचीत के बाद पूरा रोड मैप तैयार था। इंदिरा गांधी को इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए बस एक बहाने की जरूरत थी और उन्हें बहाना मिल भी गया था, क्योंकि 23 जून 1975 के दिन विरोध पक्ष के नेताओं ने जयप्रकाश नारायण को इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन करने के लिए खड़ा कर दिया और उन्होंने ये जिम्मेदारी उठा भी ली थी, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में दोषी करार होने के बाद भी अगर इंदिरा गांधी सत्ता नहीं छोड़ती तो वो लोकशाही का खंडन माना जाता।
इसलिए विरोध के लिए नारायण ने रैली का आयोजन किया और हजारों लोग उसमें शामिल हुए। जयप्रकाश नारायण एक गद्दावार व्यक्तित्व के मालिक थे। उन्होंने न सिर्फ लोगों को आह्वान दिया, बल्कि उन्होंने पुलिस और मिलिट्री को सरकार के गैर कानूनी हुक्म न मानने की गुजारिश भी की थी। बस श्रीमती गांधी के मुताबिक धारा 352 के तहत आर्म्ड रिबेलियन का ये अच्छा मौका था। 25 जून 1975 को रैली से थक कर लौटे जेपी नारायण विश्राम कर रहे थे और तभी रात के 2 बजे देश के संविधानशाली नेता को आजादी के बाद फिर से एक बार गिरफ्तार कर लिया गया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. छात्रों ने बिहार के सरकार हटाने की मांग चालू कर दी। इस रवैये ने जेपी नारायण को विचलित कर दिया। ऑल इंडिया रेडियो पर श्रीमती गांधी के इस बयान के बाद देश में चारों ओर इमरजेंसी लागू हो चुकी थी। 26 जून 1975 की सुबह एक सुबह न होकर रात थी। देश में अफरा तफरी का माहौल था। संजय और इंदिरा गांधी ने किन किन को जेल में भेजना है उसकी पूरी लिस्ट तैयार की थी। कहा जाता है कि उस वक्त श्रीमती गांधी ने विरोधियों की जासूसी रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से करवाई थी। यूं तो चीन के आक्रमण के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन को विदेश में जासूसी करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इमरजेंसी के दौरान इसे विरोधियों के खिलाफ ही इस्तेमाल किया गया। गिरफ्तारी के लिए मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि मीसा के कानून का इस्तेमाल किया गया। मीसा द्वारा पकड़े गए लोगों को अदालत में हाजिर करने की आवश्यकता नहीं थी। रात को ही मुरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी करवाई गई। उनके बाद ही राज नारायण, मधु दंडवते, मृणाल गोरे, समर गुहा और विजय गोयल जैसे दिग्गजों को भी पकड़ लिया गया। उस वक्त के दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट काउंसिल के हेड अरुण जेटली और 18 साल के रजत शर्मा को भी पकड़ लिया गया। साथ ही थे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण अडवाणी, जो कि बैंगलोर की जेल में डाल दिए गए। ये महज तानाशाही की शुरुआत थी। एक बार श्रीमती गांधी जी ने विदेशी इंटरव्यू में कहा था कि इतिहास में एक शक्तिशाली शख्सियत के रूप में दर्ज होना चाहती हूँ, कुछ हद तक नेपोलियन की तरह, क्योंकि वो कभी भी भुलाए नहीं जाएंगे। आज जब इस केस का पोस्टमार्टम करते हैं तो वो कहते हैं कि उस समय कोई इंटरनल और आउटरनल डिस्टर्बेंसेस नहीं थे। खैर, सच चाहे जो भी हो, उस वक्त देश पर इमरजेंसी थोपी गई और ऑल इंडिया रेडियो पर इंदिरा गांधी का ये बयान था। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. सुबह के 3 बजे तक इंदिरा गांधी बंगाल के चीफ मिनिस्टर सिद्धार्थ शंकर रे ये फैसला कर रहे थे कि लोगों को आपातकाल का मतलब कैसे समझाया जाए, क्योंकि इससे 3 घंटे पहले देश में इंटरनल इमरजेंसी लगा दी गई थी। मीटिंग खत्म होने के बाद गृह राज्य मंत्री ओम मेहता की मुलाकात सिद्धार्थ शंकर रे से हुई। को पता चला सभी अखबारों की बिजली काट दी गई है, अब अखबार छाप ही नहीं सकता। नहीं, ये तो गलत है, ये अफवाह है, क्योंकि हमारी प्राइम मिनिस्टर ऐसा कुछ नहीं चाहती। अखबार क्या, कल तो हाईकोर्ट के दरवाजे भी नहीं खुलेंगे। खैर, मैं चलता हूँ। कुछ समय पहले तक सिद्धार्थ रे प्रधानमंत्री के साथ थे। इमरजेंसी कैसे लगाई जाए इस पर सलाह दे रहे थे। होम मिनिस्टर ओम मेहता की बातों से हैरान होकर वो फिर से प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे। सिद्धार्थ रे इंतजार करते रहे, लेकिन कुछ समय बाद इंदिरा गांधी नहीं, उनके बेटे संजय गांधी बाहर आए। सिद्धार्थ रे इंदिरा गांधी के बहुत करीब थे, लेकिन संजय गांधी के तौर तरीके उन्हें पसंद नहीं आते थे। क्या हुआ? क्या ये सब सच है? आप लोग नहीं जानते सरकार चलाना। क्या हुआ सिद्धार्थ? अभी अभी मैंने सुना कि प्रेस की बिजली काट दी गई है।
और हाईकोर्ट को तो ताले लगाए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है, मगर ऐसा है तो ये बहुत गलत हो रहा है। सिद्धार्थ रे इंदिरा गांधी के बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखने वाली पुपुल जयकर को बताया कि कुछ देर बाद इंदिरा लौटी तो उनकी आंखें लाल थी और वो बहुत रुस्वाई सी थी। सिद्धार्थ, कल बिजली नहीं काटी जाएगी और हाई कोर्ट भी खुलेंगे। अगले दिन हाई कोर्ट तो खुले, लेकिन इक्का दुक्का अखबार ही निकले और ये समझ में आ गया कि इंदिरा गांधी के बदले कोई और फैसले ले रहा था। 26 जनवरी को सुबह 6 बजे अर्जेंट कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में आए मेंबर्स को अंदाजा नहीं था कि 6 घंटों में देश कितना बदल गया है। इंदिरा गांधी के 15 मंत्री मीटिंग में मौजूद थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि मीटिंग किस लिए बुलाई गई। कुछ देर बाद इंदिरा गांधी उनके मंत्री के साथ दाखिल हुई। इमरजेंसी लगाई गई है। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई और भी कई लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस फैसले के बाद रूम में खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद कक्षा मंत्री स्वर्ण सिंह ने एक सवाल पूछा। मैडम प्राइम मिनिस्टर जी, इमरजेंसी की जरूरत की है? 71 से एक्सटर्नल इमरजेंसी तो लगी हुई है ना? एक्सटर्नल इमरजेंसी से देश के अंदरूनी हालात सुधारे नहीं जा सकते। रूम में 15 मेंबर्स थे, लेकिन किसी ने भी अपने देश के लोकतंत्र की चिंता में एक आवाज नहीं उठाई। एक भी आवाज नहीं उठी, एक चू तक नहीं हुई। 15 दिन में ये इमरजेंसी और उसके साथ जुड़े हुए कानून को कैबिनेट में मंजूर कर लिया। पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल तब सूचना एवं प्रचारण राज्य मंत्री थे। उन्होंने कैबिनेट मीटिंग के बाद अगले रूम में बैठे संजय गांधी से उनकी मुलाकात हुई। तब संजय गांधी ने उनसे कहा कि दूरदर्शन और रेडियो पर जो भी न्यूज जाएगी उससे पहले वो देखना चाहेंगे। You see, one thing became very clear as soon as we came out of the cabinet meeting. The transfer of power had taken place, and he wanted me, as the cabinet meeting ended, he said, "I want to see the news bulletins." So I told him that cannot be done. News bulletins are shown, are made public only after broadcast. Prior to that, even I'd never see them. कुछ देर बाद मिस्टर गुजराल को फिर से प्रधानमंत्री निवास बुलाया गया। जब तक वो पहुंचे, प्रधानमंत्री दफ्तर जा चुकी थी। उनकी मुलाकात संजय गांधी से हुई। प्राइम मिनिस्टर एड्रेस टू द नेशन सभी रेडियो स्टेशन पर क्यों नहीं चलाया गया? जवाब चाहिए मुझे। देखिए, मैं आपके प्रति जवाबदेह नहीं हूँ। आपको जवाब चाहिए तो आप मुझसे तमीज से बात कीजिए। आप मेरे बेटे की उम्र के हैं। मिस्टर गुजराल समझ गए कि वो मंत्री तभी रह सकते हैं जब तक वो संजय गांधी की हर एक बात सुनते रहे। उन्होंने इस्तीफा देने का सोचा, लेकिन पहले ही उनका मंत्रालय बदल दिया गया। वो तो एक मंत्री थे, लेकिन देश का क्या? उनकी बातचीत का देश को तो तभी मालूम पड़ा जब 26 जनवरी को रेडियो ट्यून इन किया गया और फिर आवाज आई इंदिरा गांधी की, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. देश में सामूहिक गिरफ्त के बाद न्यूज़पेपर्स पर भी सेंसरशिप लगा दी गई और ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पहले से ही सरकार के अधीन थे। द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदुस्तान टाइम्स जैसे न्यूज़पेपर्स को खास हिदायत थी कि मीसा के द्वारा पकड़े गए लोगों के बारे में एक शब्द भी ना छापे। इमरजेंसी के विषय में टिका या टिप्पणी नहीं करनी है। न्यूज के हर एक पेज को पब्लिश होने से पहले प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के मुख्य अधिकारी को दिखाकर ही पब्लिश करना है। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो पगड़ी पहने और दाढ़ी मूंछ बढ़ाकर अपना भेस पलट करके सलामत रहे। इंदिरा गांधी का देश के प्रति संदेश 26 जून को सुनाया गया। तब समझा कि देश में इमरजेंसी लगाई गई और हिंदुस्तान में बहुत कुछ बदल गया है। आर्टिकल 352 के सहारे इंटरनल इमरजेंसी लगा दी गई थी। इसका मतलब ये था कि इंदिरा गांधी जब तक चाहे पावर में रह सकती थी। लोकसभा और विधानसभा के लिए चुनाव की जरूरत नहीं थी। अखबार और मीडिया आजाद नहीं थे। उनमें वो ही बातें लिखी थी
और पढ़ी जा सकती थी जिसे सरकार ने जारी किया हो। पार्लियामेंट में अपने बहुमत के ऊपर सरकार अनेक कानून पास करा सकती थी। इमरजेंसी की महत्वपूर्ण किरदार और नामी वकील शांति वकील का कहना था कि आम लोगों के लिए कानून खत्म हो गया था। जब इमरजेंसी लगी हुई हो तो आर्टिकल 19 के जो अधिकार हैं नागरिकों के और 21 जो जीने का और फ्रीडम का अधिकार देता है, ये दोनों इमरजेंसी में ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये भी कहा गया सरकार की तरफ से, अगर किसी निर्दोष को गोली भी मार दे सरकार बिना किसी कारण के, तो भी उसका कोई अधिकार नहीं छीन सकता, क्योंकि जीने का अधिकार तो धारा 21 देती है। और वो ही जब छिन गया है इमरजेंसी में, तो कोई ये नहीं कह सकता कि मुझको क्यों गोली मारी, वो मेरी जान क्यों ली या मुझको जेल में क्यों बंद किया। इस शांति को हमें बनाए रखना है और हमको ये समझना है कि लोकतंत्र में भी हद होते हैं जिनको पार नहीं कर सकते। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो नेतागण गिरफ्तार हुए हैं उनको सुविधाएं दी जा रही हैं और आराम से रखने की पूरी कोशिश है। इंदिरा गांधी ने सभी वो बातें कही जिसकी तैयारी उन्होंने उस रात सुबह के 3 बजे तक की थी। वो साफ शब्दों में सभी को इमरजेंसी का मतलब समझाना चाहती थी। उन्होंने कहा, सेना को सरकार के खिलाफ भड़काया जा रहा है और इसलिए इमरजेंसी जरूरी है। एक जना इस हद तक गया कि अगर फौजी किसी हुक्म को गलत समझे तो उसको न माने। वो जन और कोई नहीं जयप्रकाश नारायण थे, जिनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, जो इंदिरा गांधी को इंदू बोलते थे, और वही जयप्रकाश नारायण जिन्होंने कभी कुर्सी के लिए राजनीति नहीं की। इमरजेंसी इंडिया की डेमोक्रेसी पर लगा एक काला धब्बा है। इसके जिम्मेदार कौन थे? जयप्रकाश नारायण या खुद इंदिरा गांधी या उनके बेटे संजय गांधी? इस सवाल का जवाब 1971 में मिल सकता है, जिसमें इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ के नारे ने विपक्ष को धूल चटा दी। इससे इंदिरा गांधी की लोकप्रियता और बढ़ गई। साल 1972 में तमिलनाडु को छोड़कर बाकी सभी जगह इंदिरा गांधी, सारे राज्यों में इंदिरा गांधी के कांग्रेस का कब्जा था। इसी के चलते इंदिरा गांधी ने 2 बैंक अपने कब्जे में ले ली और पुराने राजा महाराजाओं को मिलने वाली पेंशन को खत्म करने का फैसला किया। ये दोनों फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया था। इंदिरा गांधी ने जवाब में संविधान और सुप्रीम कोर्ट को हराने की ठान ली। 5 नवंबर 1971 को 19th अमेंडमेंट लगाया गया था। इसमें कहा गया था कि संसद संविधान के किसी भी फैसले में बदलाव ला सकती है, चाहे इससे संविधान की मूल भावना भी क्यों न बदल दी जाए। 3 साल पहले ही गोरखनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के मौलिक भावों में बदल करने का अधिकार संसद के पास नहीं है। इंदिरा सरकार के इन फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इसे केशवानंद भारती केस कहा जाता है और इसी केस के साथ शुरू हुआ वो सफर जो इमरजेंसी की ओर जाता है। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार 13 जजेस ने एक साथ बैठकर सुनवाई की और बहुमत से फैसला सुनाया कि संसद के पास संविधान को बदलने के असीमित अधिकार नहीं है और इंदिरा गांधी उसके मूल ढांचे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती। इससे इंदिरा गांधी की कोशिशें असफल रही। सीधी बात यह है कि अगर पूरी दुनिया की बात अगर सिर्फ प्रधानमंत्री के हाथ में होगी तो इसका मतलब यह है कि हमारी संपूर्ण न्याय संस्था सरकार के हाथों की कठपुतली होगी। अब इंदिरा गांधी क्या करती? सरकार तो इंदिरा गांधी की ही थी, संसद में बहुमत उनकी थी, देश के राष्ट्रपति भी उन्हीं के थे, क्योंकि उन्हें वहां तक पहुंचाने में इंदिरा गांधी का ही हाथ था। लेकिन जुडिशरी उनकी नहीं थी, इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट पर अपना कब्जा चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट सरकार की तरफ हो, सरकार के फैसलों की तरफ हो। वो उसे कमिटेड जुडिशरी कहती थी।
इंदिरा गांधी ने ऐसा कारण उठाया जिसके बारे में सोचना अभी भी मुश्किल है। चीफ जस्टिस SM सीकरी केशवानंद भारती इस केस पर फैसला सुनाने के एक दिन बाद ही रिटायर हो गए। परंपरा के मुताबिक सीनियरिटी में उनके बाद आने वाले मिस्टर शेलात को भारत का चीफ जस्टिस बनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चीफ जस्टिस बने जस्टिस AM रे, वो भी 3 सीनियर जजेस को सुपरसीड करके। जस्टिस AM रे ने उसके बाद हर फैसला सरकार के पक्ष में दिया। उन्हें चीफ जस्टिस बनाने के फैसले के विरोध में 3 सीनियर जजेस ने अपने इस्तीफे दे दिए। सर्वोदय नेता जयप्रकाश नारायण इस इंदिरा गांधी के फैसले से नाराज थे। एक किस्सा सुनने में ऐसा भी आता है कि उन दिनों किशोर कुमार की ख्याति आसमान छू रही थी। इस दौरान एक केंद्रीय कार्यक्रम में कुछ गीतकारों को बुलाया गया था, जिनमें किशोर कुमार भी शामिल थे। किशोर कुमार ये शो करने के लिए राजी हुए, लेकिन उन्होंने अपनी व्यवसायिक फीस मांगी और उनकी इसी चीज को गुस्ताखी मान ली गई। इस गुस्ताखी का परिणाम यह हुआ कि आकाशवाणी, विविध भारती और दूरदर्शन पर किशोर कुमार के गानों पर पाबंदी लगा दी गई। ऊपर से उन्हें इनकम टैक्स की नोटिस पर नोटिस भेजी गई। किशोर कुमार का वो गीत पीछे पड़ गया इनकम टैक्स इसलिए फेमस हुआ। एक तरफ जहां इंदिरा गांधी कानून से लड़ाई लड़ रही थी, वहां दूसरी तरफ आर्थिक हालात और खराब होते जा रहे थे। 1973 में महंगाई और बढ़ गई और 1974 में जो सामान 100 रुपए में मिलता था, उसकी कीमत अब 130 हो गई। और ऐसे हालात में गुजरात में शुरू हो गया नवनिर्माण आंदोलन। गुजरात में तब कांग्रेस के चिमनभाई पटेल की सरकार थी। अहमदाबाद के छात्रों ने मेस बिल बढ़ाने के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया, जो कि एक साथ 30% से बढ़ चुका था। बात बढ़ती गई और छात्रों के आंदोलन को राज्य में समर्थन मिलने लगा। जल्द ही एक दिन राज्यव्यापी बंद का ऐलान हुआ। आंदोलनकारियों पर गोलियां चली। सिचुएशन को काबू में करने के लिए आर्मी को बुलाया गया। ये पहला 26 जनवरी ऐसा था जब पूरे एक राज्य में कर्फ्यू लगा था। आखिरकार हुआ वो ही जो छात्र चाहते थे। चिमनभाई को इस्तीफा देना पड़ा। 100 से ज्यादा जानें गई। 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए। 8000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। बाद में विधानसभा भी भंग हुई। जेपी इससे प्रभावित हुए और उन्होंने एवरी मैन्स में इसके बारे में लिखा। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जनता को अपनी किस्मत का विधाता खुद बनना होगा, लेकिन ये होगा कैसे? फिर मैंने देखा गुजरात में आम छात्रों ने बड़ा राजनीतिक बदलाव कर दिया। मैंने समझा यही रास्ता है। गुजरात का आंदोलन शांत भी नहीं हुआ था कि बिहार में छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया। छात्रों और पुलिस में घमासान हो गया। उस वक्त पत्रकार सुरेंद्र किशोर वहां मौजूद थे। मैं उस समय सतमूर्ति के पास था। 18 मार्च को छात्रों और युवकों ने अपनी जायज मांगों के लिए प्रदर्शन किया था विधानसभा के सामने। सरकार को चाहिए था कि प्रदर्शनकारियों से जाकर उनका ज्ञापन ले, उनसे बातचीत करे, लेकिन सरकार के प्रतिनिधि उनके पास नहीं गए। उल्टे उनको भगाने के लिए लाठीचार्ज किया गया। पटना जलाने का सारे कंस्पिरेसी हमारे ऊपर सारे मुकदमे हुए कोतवाली थाना में, और हम लोग जेल में, हम लोग को जेल में बंद कर दिया गया। बांकीपुर जेल में बच्चों को, नौजवानों को, सारे लोगों को। फिर हम लोगों ने देखा कि भाई हम जेल में बन गए, मार्गदर्शन कौन करेगा, देखेगा कौन चीज, बातों को सुनेगा कोई वजनदार आदमी हो, निष्पक्ष और निर्दलीय विचारधारा होना चाहिए। पार्टियां आएगी तो बातें बिखर जाएगी, इसलिए आरोप प्रत्यारोप की पार्टी वाले कर रहे हैं। तो जयप्रकाश जी से अप्रोच किया गया। उन्होंने कहा कि हिंसा, ईंटा मारना, ढेला मारना, ये आप लोग बंद करो। छात्रों ने बिहार की सरकार हटाने की मांग शुरू कर दी। इस रवैये ने जेपी नारायण को विचलित कर दिया। छात्रों पर गुंडा तत्वों का मिलकर हिंसा का आरोप लगा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने पहले भी कहा है कि लूट से क्रांति नहीं आती, बदलाव नहीं आते। छात्रों को लोगों के साथ रहकर बदलाव लाना पड़ेगा, ना कि उनके खिलाफ जाकर। बिहार छात्र संघर्ष समिति अब्दुल गफूर की सरकार को हटाने की मांग कर रहे हैं, क्या आप इसके पक्ष में हैं? जहां तक मैं जानता हूं, अब्दुल गफूर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कुर्सी की परवाह नहीं। इसीलिए
उन्हें खुद की अंतरात्मा के अलावा किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। 30 मार्च 1974 को साफ हो गया कि जेपी अब बिहार में कांग्रेस के विरोध के आंदोलन के पक्ष में है। मैं कांग्रेस के इन नियमों के विरोध में हूँ। मैंने इस दिन के लिए आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी। अब मैं छात्रों और आम जनता के साथ मिलकर आंदोलन का नेतृत्व करूंगा। गांधी जी सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठे। गांधी जी ना राष्ट्रपति हुए और ना प्रधानमंत्री हुए। वो देश की खिदमत और सेवा में लगे रहे। कांग्रेस को लोक सेवकों की जमात बनाना चाहते थे। आज इन लोगों का अधिकार है। शर्म नहीं आती है गांधी का नाम लेते हुए इन लोगों को। जेपी के इस आंदोलन से इंदिरा गांधी के विरोधियों को एक नई आवाज मिली। अब जेपी नारायण ने कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दी थी। इस बात को इंदिरा गांधी ने पर्सनली लिया और उन्होंने वो ही जेपी नारायण को, जो उनको मेरी प्यारी इंदु कहकर बुलाते थे, उनके ऊपर एक सीधा तीर छोड़ा। एक ऐसा आदमी जो पैसे वालों से मदद लेता हो, वो भ्रष्टाचार के बारे में कैसे बात कर सकता है? इंदिरा गांधी के इस भाषण ने दो बड़े नेताओं के बीच, इंदिरा गांधी और जेपी नारायण, लड़ाई शुरू कर दी। लेकिन इंदिरा गांधी की एक और परेशानी भी थी। जयप्रकाश ने सत्ता में बदलाव के लिए पटना में 1974 में साइलेंट प्रोटेस्ट किया और 5 जून की तारीख पर पूरे पटना में ऐतिहासिक रैली को संबोधित किया और यहीं से उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दे दिया। जयप्रकाश किया बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है, और तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई। बोलते थे कि कहना, अगर जयप्रकाश का आदेश मानते हो तो जयप्रकाश का आदेश है। उस दिन गाड़ियां नहीं चलेंगी, दुकानें नहीं खुलेंगी, सब कुछ ठप रहेगा। बोलो, मानते हो जयप्रकाश का आदेश? और लाखों हाथ एक साथ जो उठता था, मैंने आप उस दृश्य की कल्पना नहीं कर सकते। जेपी के नारों और क्रांति ने कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन को और हवा दी। इस दौरान रेल कर्मचारियों ने अपनी मांगें पूरी करने के लिए संपूर्ण देश में देश ठप करने का अल्टीमेटम दे दिया। इसके नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस, जो बाद में देश के डिफेंस मिनिस्टर बने। सरकार ने कठोरता से इस हड़ताल को तोड़ डाला। 50,000 रेलवे कर्मचारी गिरफ्तार हो गए और उनके परिवारों को रेलवे क्वार्टर से निकाल दिया गया। सरकार ने जॉर्ज फर्नांडिस की संस्था को दबाकर एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को भी सिविल वॉर की हालत में तब्दील कर दिया। दूसरी तरफ जेपी के संगत में छात्र संगठन के साथ साथ विपक्ष दल भी जुड़ते चले गए। लेकिन इस बीच 1 नवंबर 1974 को इंदिरा गांधी और जेपी नारायण की मुलाकात हुई। ये मुलाकात दोनों नेताओं में समझौते के लिए हुई थी। जयप्रकाश ने इंदिरा के सामने बिहार की गफूर सरकार को हटाने से लेकर शिक्षा और चुनाव में सुधार, ऐसी 9 मांगे रखी। इनकी बात इंदिरा ने सुनी जरूर, लेकिन कोई भरोसा नहीं दिया। आखिर उनकी मुलाकात काफी कड़वाहट के साथ खत्म हुई। दुनिया के सामने जयप्रकाश और इंदिरा गांधी की ये कड़वाहट उसी दिन खूब उभर कर आ गई जिस दिन इंदिरा ने भाषण दिया था। बिहार की सरकार बर्खास्त नहीं होगी। उसकी बर्खास्तगी से पहले मैं इस्तीफा दे दूंगी। अगर मैं और मेरी सरकार इतनी ही खराब है तो अगले चुनाव में हरा कर दिखाएं। जेपी के सामने इंदिरा की ये खुली चुनौती थी। जेपी ने 4 नवंबर 1975 में पटना में मंत्रियों के घरों के घेराव और ऐतिहासिक प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इसको रोकने के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया। बिहार सरकार ने पूरी ताकत लगा दी थी। कई जगह पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले चले और उन लाठियों के शिकार जेपी नारायण भी थे, जो हमारी आजादी के हीरो थे। एक आजाद देश में पुलिस की लाठियों के बीच वो घायल हुए। इसके 15 दिन बाद एक रैली हुई और उसमें जेपी नारायण ने भाषण दिया। गांधी जी सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठे। गांधी जी न राष्ट्रपति हुए न प्रधानमंत्री हुए। उसी प्रकार से देश की खिदमत और सेवा में लगे रहे, लगे रहना चाहते थे। कांग्रेस को भी लोक सेवकों की जमात बनाना चाहते थे। आज इन लोगों को अधिकार है। शर्म नहीं आती है गांधी का नाम लेने का इन लोगों को? देश की राजनीति अब 2 व्यक्तियों के चारों तरफ घूमने लगी थी। एक थी इंदिरा और दूसरी तरफ थे जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण।
लेकिन जल्द ही हालात बदल गए और कोर्ट कचहरी भी इसमें शामिल हो गए। दरअसल इमरजेंसी के पीछे अदालतों के फैसलों को बड़ी वजह माना जाता है। और विरोध होते भी तो कैसे। सरकार का विरोध करने वाले 13,000 से ज्यादा लोग जेल में थे। कुल 1 लाख से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया बिना कारण बताए। सरकार का विरोध करने वालों को कभी भी गिरफ्तार कर दिया जाता था। प्रधानमंत्री के बेटे और राजनीति के उत्तराधिकारी संजय गांधी के हाथों में सत्ता चली गई थी। आपातकाल की ये काल रात्रि 21 महीनों तक चली। चारों ओर इसकी निंदा हो रही थी, मगर कुछ विख्यात लोगों ने संजय एवं इंदिरा गांधी की इस तानाशाही को समर्थन दिया। उनके अनुसार आपातकाल फायदेमंद था क्योंकि सरकारी कर्मचारी समय का पालन करने लगे थे। रेलवेज उनके निर्धारित समय पर चलने लगी थी। जनता अनुशासन का पालन कर रही थी। मगर अफसोस इस बात का है that this was at the cost of freedom and independence, जिसे जीतने के लिए न जाने कितनी जाने गई। जब आपातकाल अपने अंतिम पड़ाव पर था, लोगों में रोष था। पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को रबर स्टैंप नाम की बदनामी मिलने लगी। इंदिरा गांधी पर इंटरनेशनल प्रेशर भी था। इंदिरा जी की असल दुविधा ये थी कि वो वीआईपी बंधकों को कब तक जेल में रखे, और अगर उनको मुक्त किया भी जाए तो उनके द्वारा भविष्य में किया जाने वाला आंदोलन क्या रूप लेगा। किसी तरह वो इन सारे प्रश्नों का हल चाहती थी और इनसे छूटने का एकमात्र रास्ता था चुनाव। ऐसे माहौल में अचानक इंदिरा गांधी ने 18 जनवरी 1977 में इमरजेंसी हटा दी। राजनीतिक कड़ियों को और उन सभी को जिन्होंने इंदिरा गांधी का विरोध किया था, उन सभी को जेल से आजाद कर दिया गया। पॉलिटिकल रैलीज पर प्रतिबंध हटाए गए और अचानक चुनाव का ऐलान कर दिया गया। विरोध पक्ष के नेता भी संगठित न थे। ये सोचकर उन्होंने 1977 में लोकसभा इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए। 1977 में चुनाव हुए और मतदारों ने कांग्रेस का सफाया कर दिया। और इस तरह भारत देश पर थोपी गई इमरजेंसी के काल रात्रि का अंत हो गया। लेकिन प्रश्न आज भी कई लोग उठाते हैं कि इमरजेंसी आखिर किसके लिए थी। लेकिन इस उठाए गए कदम का जनता ने चुनाव में करारा जवाब भी दिया। मगर उन 19 महीनों की इमरजेंसी में देश में जो हुआ, उसका जवाब कौन देगा? क्या दुनिया के सबसे बड़ी लोकशाही पर डिक्टेटरशिप के काले बादल लेकर आना इतना आसान था? क्या 2 लोग पूरे देश को अपनी कठपुतली बनाकर रख सकते हैं? खैर, ये तो इतिहास था। मगर आज भी कई लोग जब इमरजेंसी के दौरान के किस्से याद करते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। वक्त अपनी करवट बदलता है, राजनीतिक हालात बदलते हैं, सत्ता में परिवर्तन होता है और फरवरी 1977 में इमरजेंसी हटा दी जाती है। ऐसा लगता है मानो इमरजेंसी हटने के बाद लोगों ने चैन की सांसें ली। मीडिया से सेंसरशिप हट गई। जेल में कैद नेताओं को रिहा कर दिया गया। नागरिकों को फिर से उनके अधिकार मिले। इमरजेंसी हटने के बाद माहौल कुछ ऐसा बना मानो देश को दूसरी आजादी मिल गई हो। ये सब तब हुआ जब इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति से मिली सिफारिश पर अचानक चुनाव की घोषणा कर दी। देश के लिए मानो एक नया दौर, एक नया अवसर आ गया हो। ये घटना जनवरी 1978 की है, जब शाह आयोग अपनी जांच कर रहा था। इंदिरा गांधी को कटघरे में बुलाया गया। 11 साल तक देश की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहने वाली ये बुलंद आवाज आज कटघरे में चुप थी। वो कोई भी आधिकारिक बयान देने को राजी नहीं थी। ये 1977 में हुए चुनाव का ही नतीजा था, जिसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी। हुआ यूं कि चुनाव की घोषणा के साथ जैसे ही इमरजेंसी हटाई गई, देश में एक लहर थी जो कांग्रेस के खिलाफ थी, जो इमरजेंसी के दौरान किए गए अन्याय पर, इमरजेंसी के दौरान किए गए जुर्म का हिसाब चाहती थी। पर इंदिरा के सूत्रों के अनुसार 1977 के चुनाव कांग्रेस जीतने वाली थी। यही कारण था कि इंदिरा ने जनवरी 1977 में अचानक चुनाव की घोषणा की थी। जेल से रिहा होने के बाद इंदिरा को चुनौती देने के लिए
सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ हो गई। जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस ओ और भारतीय लोक दल ने मिलकर एक दल बनाया जिसका नाम था जनता पार्टी, और जनता पार्टी के अध्यक्ष बने मोरारजी देसाई। देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक जयप्रकाश नारायण ने जनता से आह्वान किया कि जनता पार्टी को वोट दे और लोकतंत्र को मजबूत करे। मार्च 1977 में चुनाव हुए और चुनाव के नतीजों के साथ ही जनता ने अपना ऐलान कर दिया। कांग्रेस को मात्र 154 सीटें मिली, जबकि जनता पार्टी को 295 सीटों पर जीत मिली। स्थिति यहां तक बिगड़ गई कि कांग्रेस हारी तो हारी, इंदिरा गांधी खुद भी चुनाव हार गई। जनता के फैसले के आगे उन्हें सिर झुकाना ही पड़ा। मोरारजी देसाई देश के नए प्रधानमंत्री बने। वही मोरारजी जो नेहरू की मृत्यु के बाद से प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे थे। उम्र और तजुर्बे के हिसाब से बनने भी चाहिए थे, पर समय के गणित ने पूरा हिसाब बिगाड़ दिया था। और अब 1977 में जाकर उन्हें ये मौका मिला। चरण सिंह गृह मंत्री, जगजीवन राम रक्षा मंत्री, वाजपेयी विदेश मंत्री बने और इंदिरा को हराने वाले राजनारायण सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाए गए। देश की सरकार में अब ऐसे लोग थे जिन्होंने अभी तक का ज्यादातर समय विपक्षी पार्टियों के रूप में बिताया था। नई सरकार से लोगों को बहुत उम्मीदें थी। लोग चाहते थे कि सत्ता में परिवर्तन के साथ ही सरकार के काम में भी परिवर्तन आए और जमीनी तौर पर परिवर्तन दिखे। पर समय को कुछ और मंजूर था। सत्ता में आई मोरारजी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 12वें चीफ जस्टिस रहे JC शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग का गठन किया। इसका गठन इमरजेंसी से संबंधित जांच करने के लिए किया गया था। इसी के साथ शुरू हुआ बदले की भावना का ये दौर। कहते हैं कि विपक्षी पार्टियां जमीनी हकीकत को बदलने के लिए नहीं, बल्कि बदले की भावना के साथ भी काम करने लगी। इंदिरा गांधी को अपना एक सफदरजंग रोड स्थित सरकारी आवास छोड़ना पड़ा। इसके बाद वे अकेली पड़ गई। परंतु इसके तुरंत बाद ही जुलाई 1977 को ऐसा कुछ हुआ जिसने इंदिरा को अपने ऊपर फिर से विश्वास दिलाया और वो उठ खड़ी हुई। बिहार में स्थित बेलछी गांव में 11 दलितों को जलाकर उनकी हत्या कर दी गई। ये नरसंहार आजादी के ऊपर एक धब्बा था। आजाद भारत की चाह रखने वाले लोगों ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि ऐसी घिनौनी हरकतें भी कोई समाज कर सकता है। सरकार की तरफ से वहां उन्हें पूछने तक कोई नहीं गया, पर इंदिरा गांधी गई। जुलाई के महीने में नदियां उफान पर थी। बाढ़ का दौर बिहार में चल रहा था। 60 साल की इंदिरा पहले जीप से, फिर ट्रैक्टर से, और जब ट्रैक्टर भी नहीं जा सका तो वो हाथी पर वहां गई। गांव के लोगों ने इंदिरा के चारों ओर हुजूम लगा दिया और इंदिरा को एक बार फिर से अपने ऊपर विश्वास हुआ। कहते हैं ये उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था। इसके जवाब में इंदिरा को गिरफ्तार करने के लिए CBI की टीम लगा दी गई। लोगों को साफ दिखने लगा कि सरकार का जोर किस तरफ है, सरकार की मंशा क्या है। फिर जनता ने दौर शुरू किया, इंदिरा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यहां तक कि देश विदेश के अखबारों में तक सरकार की ये आलोचना की गई कि सरकार जनता के भले से ज्यादा इंदिरा से बदला लेने में ज्यादा उत्सुक है। कड़ी आलोचना हुई। नई सरकार को बने 1 साल से अधिक वक्त गुजर चुका था। सरकार के काम करने से लोगों की बची कुची आस भी खत्म हो रही थी। तब इस मुद्दे को लेकर वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नायर JP से मिलते हैं। वही JP जिनके कहने पर लोगों ने जनता दल को वोट दिए थे। वही JP जिन्होंने सदा के लिए प्रण किया था कि वो गद्दी से दूर रहेंगे, पर उनकी लोकप्रियता आज भी उतनी ही थी। इसके बाद कुलदीप मोरारजी से मिले थे, पर उन्होंने जवाब दिया, क्या JP अपने को नेहरू से बड़े समझने लगे हैं? सरकार का पतन साफ दिख रहा था। इंदिरा 2 पक्षों से लड़ रही थी। कांग्रेस के बाहर जनता पार्टी के खिलाफ और कांग्रेस के अंदर अपने विरोधियों को, जिसके कारण इंदिरा को कांग्रेस 1 का गठन करना पड़ा। और इसके बाद जब फरवरी 1978 में आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस 1 को जीत मिली। एक बार फिर से कांग्रेस
भारतीय राजनीति में उभरने लगी थी और वहीं दूसरी तरफ जनता पार्टी भीतर से टूट रही थी। राजनारायण और चरण सिंह पार्टी के फैसलों से या यूं कहे मुरारजी से असहमत रहने लगे और नाराजगी साफ दिखने लगी। चरण सिंह को सरकार से निकाला गया, फिर कुछ समय बाद फिर से उप प्रधानमंत्री बना दिया गया। सरकार को गिराने की खूब कोशिशें हुई। जनता पार्टी का विभाजन हुआ और मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने 18 महीने से भी कम समय में अपना बहुमत खो दिया। 1980 में ताजा लोकसभा चुनाव हुए जिसमें जनता पार्टी को व्यापक हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापस आ गई। इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनी। लोग पुराने दिन अभी भी नहीं भूले थे। इंदिरा ने कुछ मूल सुधार किए, पर ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उनसे गुस्साए लोगों में से उनके बॉडीगार्ड्स ने ही उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। देश भर में फिर से नरसंहार हुआ और यूं कहे कि सिख समुदाय के खिलाफ काफी जुर्म हुए, पर गुजरते समय से बड़ी कोई दवाई नहीं। अगर हम 1970 के दशक तक की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने खुद को एक विशेष विचारधारा के साथ पहचाना था, जो एकमात्र समाजवादी और गरीब समर्थक पार्टी होने का दावा करती थी। अप्रत्यक्ष रूप से पिछड़ी जातियों के कल्याण का मुद्दा भी 1977 से राजनीति पर हावी होने लगा था। बिहार में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का मुद्दा बहुत विवादास्पद हो गया और इसके बाद केंद्र में जनता पार्टी सरकार द्वारा मंडल आयोग की नियुक्ति की गई। इससे पहले से ही शाह आयोग अपना काम कर रहा था। आपातकाल के बाद शाह आयोग द्वारा की गई जांच में ये पाया गया कि कुछ क्षेत्रों में आपातकाल के दौरान अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए गए थे। आलोचकों का कहना था कि इंदिरा गांधी ने अपनी निजी सत्ता बचाने के लिए देश को बचाने के लिए बनाए गए संवैधानिक प्रावधान का दुरुपयोग किया। शाह आयोग ने अनुमान लगाया था कि निवारक निरोध कानूनों यानी MISA के तहत लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया था। राजनीतिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और प्रेस पर संबंधित के अलावा कई मामलों में आपातकाल ने आम लोगों के जीवन को सीधे प्रभावित किया। अगर हम इमरजेंसी के दौरान की गई संवैधानिक कार्रवाई की बात करें तो संविधान में पेश किए गए सबसे विवादास्पद संशोधन आपातकाल के दौरान ही लाए गए थे। आपातकाल लगने के तुरंत बाद ही पहली बार 22 जुलाई 1975 को संविधान में 38वां संशोधन पारित किया गया, जिसके अनुसार न्यायपालिका से आपातकाल की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार छीन लिया गया था। यानी इससे पहले तक न्यायपालिका सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों नियमों की समीक्षा कर सकती थी, पर अब यह अधिकार छीन लिया गया। इन अमेंडमेंट्स के 2 महीनों बाद कॉन्स्टिट्यूशन में 39th अमेंडमेंट किया गया। यह अमेंडमेंट इंदिरा गांधी के लिए प्रधानमंत्री का पद बनाए रखने के इरादे से पेश किया गया था। चूंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया था और इमरजेंसी लगाने का तत्कालीन कारण ही ये फैसला था कि इंदिरा अगले 6 सालों तक चुनाव नहीं लड़ सकती थी। 39th अमेंडमेंट के अनुसार अब उच्च न्यायालय देश के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त व्यक्ति के चुनाव का जांच नहीं कर सकती थी। उनका यह अधिकार भी छीन लिया गया। साफ साफ दिखने लगा था कि इंदिरा अब अपने व्यक्तिगत हितों के लिए संविधान का दुरुपयोग कर रही थी। संशोधनों का सिलसिला यही नहीं थमा। आपातकाल को समय की जरूरत बताते हुए इंदिरा गांधी ने उस दौर में लगातार कई संवैधानिक संशोधन किए। संविधान में 40th और 41st अमेंडमेंट के माध्यम से कई प्रावधानों को बदलने के बाद 47th अमेंडमेंट पेश किया गया, जिसने भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक बना दिया। इस अमेंडमेंट ने उस स्थिति को जन्म दिया जहां लोगों ने संविधान को भारत का संविधान कहने के बजाय इंदिरा का संविधान कहना शुरू कर दिया। इस संशोधन अधिनियम ने संविधान की प्रस्तावना के प्रावधानों को भी बदल दिया। साथ ही इस संशोधन के 59वें खंड ने सर्वोच्च न्यायालय के साथ संसद को सर्वोच्च अधिकार बनाने वाली कई शक्तियों को छीन लिया था, जिसके चलते अब बिना किसी न्यायिक हस्तक्षेप के संविधान के किसी भी खंड में संशोधन करने के लिए प्रधानमंत्री की अनियंत्रित शक्तियां प्रदान की गई थी।
साथ ही इस संशोधन ने राज्य सरकारों के पास निहित अधिकारों को कम करते हुए केंद्र सरकार को और अधिक शक्तियां प्रदान की गई। साथ ही संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 368 ने किसी भी संवैधानिक संशोधन को किसी भी आधार पर किसी भी अदालत में प्रश्न में बुलाए जाने से रोक दिया था। इस अमेंडमेंट ने स्पष्ट रूप से संसद को संविधान के किसी भी बिंदु पर संविधान में संशोधन करने की अनुमति दी। संसद मूल रूप से इंदिरा की ही थी और जो वो कहती वो पास हो जाता था। पर इमरजेंसी हटने के साथ ही इन व्यक्तिगत रूप से लाए गए संशोधनों को अमान्य करार दे दिया गया और संविधान और भी अधिक उभर कर आया ताकि भविष्य में कोई भी इस प्रकार संविधान का दुरुपयोग ना कर पाए। इमरजेंसी हटने के बाद 43rd अमेंडमेंट लाया गया जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियां उन्हें वापस प्रदान कर दी गई। 44th अमेंडमेंट से न्यायपालिका को और अधिक मजबूत करने का काम किया गया। साथ ही इसने 42nd संशोधन हटाने के साथ संविधान को पहले से कई ज्यादा मजबूत बनाने का काम भी किया। इस अमेंडमेंट ने भविष्य में 42nd संशोधन जैसी स्थिति से बचने के लिए कई बदलाव किए। आपातकाल संबंधी प्रावधानों में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया और इसके साथ ही इस संशोधन ने मौलिक अधिकारों को भी मजबूत किया। ये तब था जब संविधान के 42वें संशोधन में संविधान की शक्तियों को कम कर दिया गया था। 1977 के संविधान में 44th अमेंडमेंट के रूप में लोकप्रिय संविधान में संशोधन की शुरुआत इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आपातकालीन अवधि के दौरान की थी। इन्हीं संशोधनों को भारत के इतिहास में सबसे विवादास्पद माना गया क्योंकि इसमें संवैधानिक वैधता का अनुपालन करने वाले निर्णयों के उच्चारण में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्ति को प्रतिबंधित करने का काम किया गया था। खैर, समय के इस चलते चक्रव्यूह में सरकारों का दौर आता और जाता रहा। जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन आज भी सर्वश्रेष्ठ है। समय के इन ज्वार भाटों ने हमारे संविधान को और अधिक मजबूत किया और लोकतंत्र को सशक्त नींव दी, जिस नींव पर आज की सरकारें कल का भविष्य लिख रही है और लोकतंत्र और अधिक मजबूत होकर गुजर रहा है। ये थी इमरजेंसी की कहानी